नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। जेल में रहने के बावजूद लालू यादव सियासत कर रहे हैं, लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाया है। 4 साल बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल के दिए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव जेल से फोन करते हैं और ये बात सबको पता है। 4 साल बाद नीतीश कुमार ने पहली बार न्यूज 18 नेटवर्क को अपना इंटरव्यू दिया है, जिसे आप जल्द ही न्यूज 18 नेटवर्क पर देखेंगे। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है, तो सबसे बात करते हैं। और अब बात प्रदेश की खबरों की कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। 10,000 युवाओं से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और ये दौरा उनका काफी अहम है। यहाँ सीएम संबोधित युवाओं को करेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और कल सीएम ने शिक्षकों को संबोधित किया था, आज युवाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे, जहां सीएम ने मतदाताओं और युवाओं से संवाद करेंगे और चुनाव संचालन समिति की बैठक में भी भाग लेंगे। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री का। एक तरफ गोरखपुर का उनका 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर युवाओं से रूबरू होंगे। वहीं दूसरी ओर सीएम वाराणसी के दौरे पर भी रहने वाले हैं। नए मतदाताओं और युवाओं से संवाद करेंगे सीएम। चुनाव संचालन समिति की बैठक में भाग भी लेंगे। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदू आतंकवाद के बहाने विरोधियों को घेरने की कोशिश की गई है और शिक्षकों को सावधान रहने के लिए आगाह किया है। योगी ने कहा कि शिक्षक का चरित्र चाणक्य की तरह होना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिल सके, ऐसा चरित्र होना चाहिए। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उदासीनता के कारण आजादी के बाद नक्सलवाद बढ़ा, बुनकरों और किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते थे कि देश के संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का अधिकार है, तो मोदी जी कहते हैं नहीं, इस देश के संसाधनों पर, इस देश के किसानों का, इस देश के मजदूरों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का और इस देश की 130 करोड़ की जनता का अधिकार है। तब यह ताकत मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। और बात करते हैं मायावती की। आज से उनकी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होने वाली हैं। जनसभाओं को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। 1 महीने में करीब 100 सभाओं को संबोधित करेंगी। ओडिशा में होने वाली रैलियों की मायावती शुरुआत कर रही हैं आज से और 1 महीने में करीब 100 सभाएं मायावती करने वाली हैं। 3 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में जनसभा करने वाली है मायावती। वहीं 4 अप्रैल को तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो रहेंगी। 5 अप्रैल को नागपुर में रैली को संबोधित करेंगी और 7 अप्रैल को गठबंधन की पहली साझा रैली सहारनपुर के देवबंद में है। मायावती की रैलियों की शुरुआत आज से हो रही है और काफी लंबा चौड़ा शेड्यूल मायावती का है रैली को संबोधित करने का। 1 महीने में तकरीबन 100 सभाएं की जाएंगी और किस दिन कौन सी इंपॉर्टेंट सभा है ये आपको बता रहे हैं। 4 अप्रैल को तेलंगाना में रहने वाली है मायावती। 3 तारीख को आंध्र प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगी। 5 अप्रैल को नागपुर में मायावती रैली को संबोधित करेंगी और 7 अप्रैल को गठबंधन की पहली साझा रैली सहारनपुर के देवबंद में होने वाली है, जहां पर सपा के प्रत्याशी के लिए मायावती वोट मांगती नजर आएंगी। ऐतिहासिक तस्वीर वो भी होगी और मायावती की रैलियों का जो पूरा खाका है वो तैयार हो गया है।
लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। चौथे चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उनमें शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी और हमीरपुर शामिल है। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चौथे चरण के नामांकन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें 7 चरणों में संपन्न होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चतुर्थ चरण में होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल 2019 को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही निम्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया दिनांक 2 अप्रैल 2019 से शुरू हो जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके लिए 24 अकबर रोड पर स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे एक बड़ा आयोजन किया गया है। इस मौके पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र की थीम अन्याय से न्याय की ओर रखी गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाने का वादा, युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि नौकरियां नए पदों के सृजन से नहीं मिलेंगी, बल्कि ये वे पद हैं जो एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 31 मार्च 2020 तक ये सभी पद भर दिए जाएंगे। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, इसके अलावा पार्टी किसानों की ऋण माफी की बड़ी घोषणा भी कर सकती है। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। शिवानी, आज कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है और उससे पहले ही पूरे संकेत मिल चुके हैं कि कौन कौन सी बड़ी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी, लोगों से क्या कुछ वादा किया जाएगा। बिल्कुल मोनिका, देखिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र इस बार तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की थी और पिछले 6 महीने से ज्यादा पहले से ही वो एक्टिव थी और लगातार लोगों से फीडबैक ले रही थी। तो वो जो फीडबैक इकट्ठे हुए, कोशिश की गई कि जितने भी लोग अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं उन सबके इश्यूज को इस घोषणा पत्र में रखा जाए। और कांग्रेस ने न्याय योजना को सब एक बड़ा चुनावी वादा यहाँ पर घोषणा हो सकती है, जैसा कि हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से बार बार राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी उसको प्रचारित कर रहे हैं कि न्याय योजना जो है वो न्यूनतम आय गारंटी योजना, यानी कि हर परिवार को मिनिमम 12,000 रुपए, अगर उसकी 6,000 रुपए है इनकम तो 6,000 और मतलब 12,000 तक उसको लाया जाएगा। तो इस तरह की जो घोषणा है वो, और इसके अलावा मोनिका एक बहुत ही अहम बात ये कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको लेकर खास तौर पे यहाँ पर घोषणा हो सकती है। और उसके अलावा किसानों का जो मुद्दा है, बुनकरों का मुद्दा, जैसा हमने देखा अभी हाल ही में अमेठी में प्रियंका गांधी ने हमसे बातचीत की और कहा कि बुनकर जो है वो परेशान है, आशा बहुएं परेशान है, 1 रैंक 1 पेंशन की बात भी इस घोषणा पत्र में हो सकती है। तो तमाम ऐसे इश्यूज जो कि अभी जो नहीं हो, अभी जिन पर काम नहीं हो सका है पिछली सरकार में, उसको लेकर यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र होगा। और साल में 72,000 रुपए वाली जो योजना है वो सबसे अहम रूप से इस मैनिफेस्टो में रखी जाएगी। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा हो गया, किसानों को उनके मूल्य मिलने का मुद्दा हो गया, इन सब चीजों को भी इस घोषणा पत्र में रखा जाएगा। और अब जब आज ये घोषणा पत्र जारी हो जाएगा मोनिका, उसके बाद 5 तारीख से लगातार इस पर काम किया जाएगा युद्ध स्तर पर, इसके प्रचार और प्रसार के लिए चुनाव के दौरान। तो अहम बात होगी क्या क्या मुद्दे रखे जाते हैं इस घोषणा पत्र में, उसे देखना होगा। और काम बहुत जो फीडबैक है वो बड़े दिनों से लिया जा रहा था इस घोषणा पत्र के लिए। शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज काफी अहम दिन हो जाता है। राहुल गांधी आज
चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले अब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जनता के बीच रखेगी और बताएगी कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो क्या कुछ आम जनता के लिए किया जाएगा। सोमवार को सुल्तानपुर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने अपने भतीजे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर तंज कसा। मेनका ने कहा कि गरीबों को 72,000 रुपए देना मुंगेरी लाल के सपने की तरह है। कांग्रेस की आदत हमेशा से सपना दिखाने की रही है, अब उनको ये मौका नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि उनको मौका मिलेगा करने के लिए, लेकिन ये जो शेख चिली सुनना ना, बाहर बैठे हो तो बस मन में आ गया है क्या मुंगेरी लाल के सपने देख देख करके कि इधर 72,000 देंगे और उधर 10 लाख अब उनको मौका भी नहीं मिलेगा। चुनावी मौसम के बीच नेताओं का भगवान प्रेम उमड़ रहा है। लोगों के बीच जाने से पहले नेता भगवान के दर पर जा रहे हैं। रामपुर और मथुरा से 2 तस्वीरें सामने आई हैं जो कभी सिल्वर पर्दे पर जलवा बिखेरती थी, वो आज भगवान के दर पर जा पहुंची हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी प्रत्याशी जनता के बीच सक्रियता बढ़ाने में जुट गए हैं। मथुरा और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशियों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। मथुरा में हेमा मालिनी राम के दर पर पहुंची, तो रामपुर में जया प्रदा शिव के। दोनों को भगवान पर अटूट विश्वास है और आस्था पर भरोसा है, क्योंकि जब भी संकट आया भगवान ने पार लगाया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं भगवान शिव जी से प्रार्थना की है कि हमारे जीवन में एक नई मोड़ लाए हैं, तो उस पार्टी से मैं आज पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। तो इसीलिए पहली बार, इससे पहले भी जब मैं आई इस मंदिर से माथा टेक के गई तो मुझे विजय प्राप्त हुआ है। तो आज उसी नाम से मैं भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि जिसने उन्होंने जो आशीर्वाद हमारे लिए सदा उनका कृपा रहे। जनता पर भरोसा हो ना हो, लेकिन आस्था पर विश्वास है। काम पर विश्वास हो ना हो, लेकिन दावा है कि चुनाव विकास का नगाड़ा बजाकर ही जीतेंगे और गर्व से कहेंगे कि विकास किया है, भले ही विकास के नाम पर जुबान पर एक भी काम का नाम ना है। प्राथमिकता यही रहेगी, हमने जितना विकास किया, जो गर्व के साथ हमने जो किया, उसके बारे में हम बहुत ही गर्व के साथ बताएंगे कि हमने इतना काम किया है। हेमा मालिनी को अपने विकास पर भरोसा है, लेकिन जया प्रदा बीजेपी के विकास रथ से प्रभावित होकर बीजेपी में सवार हो गई और रामपुर से आजम खान के सामने ताल ठोक दी, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले शिव के दर पर आशीर्वाद लेने पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मथुरा की बीजेपी सांसद और मौजूदा उम्मीदवार हेमा मालिनी इस समय चुनाव प्रचार पर ध्यान दे रही हैं। प्रचार के दौरान हेमा मालिनी मथुरा में किसानों के बीच पहुंची और फसल काट रही महिलाओं से बात की। बातों ही बातों में हेमा ने उनके हाथ से हंसिया ले लिया, गेहूं काटने लगी, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये चुनाव में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। किसानों का दर्द प्रत्याशी भी समझते हैं और वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है किस तरह से मथुरा की बीजेपी सांसद और मौजूदा उम्मीदवार हेमा मालिनी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इस दौरान वो एक गांव पहुंचती हैं जहां पर हाथों में हंसिया लेकर फसल काटने लगती हैं। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमवार को संत कबीर नगर में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दो फाड़ हो गई। टिकट बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक के सामने जमकर हंगामा किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष परवेज खान की गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए। विरोधी कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता रोहित पांडे के समर्थक हैं, जो एक बार फिर रोहित पांडे को टिकट देने की मांग कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने बिना जनाधार वाले नेता को टिकट दे दिया है। बैठा था जो प्रभारी महोदय के साथ, आप लोग बाहर थे, आप लोगों ने देखा विरोध आखिर क्यों हो रहा है, क्या उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए ना। तो हमारे सारे कार्यकर्ता रोहित पांडे के लोग जुटे थे, इसका इस डमी कैंडिडेट का कौन मदद करेगा। इसको सारे लोग चाह रहे हटे और रोहित पांडे को टिकट मिले।
फर्रुखाबाद बीजेपी सांसद और मौजूदा प्रत्याशी मुकेश राजपूत पर नो ड्यूज न देने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने धमकाने का आरोप लगाया है। अधिशासी अभियंता का कहना है कि मुकेश राजपूत पर विद्युत विभाग का 5 लाख रुपए का बकाया है, जिसकी वजह से विभाग ने नो ड्यूज देने से मना कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी सांसद ने फोन पर धमकी दी और कहा कि तू पिटने का काम कर रहा है। नो ड्यूज के लिए पत्र आया था चुनावों के लिए, उसमें बिल बकाया था उनके घर पर जिसमें निवास करते हैं वो, उसके बारे में अवगत कराया था। उनके द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि बिल को कम करें। हालांकि वसीम रिजवी की फिल्म राम जन्मभूमि के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। हुसैन अख्तर और फैजाबाद के सैयद फारूक अहमद ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुंबद पर श्रीराम अंकित केसरिया ध्वज दिखाया गया है, साथ ही हलाला की चर्चा की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि इस फिल्म से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को लखनऊ में मतदाता एक्सप्रेस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस के जरिए लोगों को मतदान का महत्व बताया जाएगा और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। प्रयागराज शहर में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए उत्साही युवाओं ने कम ऑन इंडिया म्यूजिक बैंड बनाया है, जो प्रयागराज में 12 मई को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा है। म्यूजिक बैंड जगह जगह अपने तैयार किए गीतों के जरिए लोगों को मतदान का महत्व बताते हुए उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोग भी युवा कलाकारों की इस मुहिम की जमकर सराहना कर रहे हैं। अपने कंट्री को सपोर्ट कर, वोट कर तो वोट कर, वोट कर, अपने कंट्री को सपोर्ट कर, कंट्री को सपोर्ट कर। वोट कर तू, वोट कर, वोट कर तू, वोट कर, वोट कर तो वोट कर, अपने कंट्री को सपोर्ट कर। वोट कर तो वोट कर, वोट कर, अपने कंट्री को सपोर्ट कर, कंट्री को सपोर्ट कर। जागने का वक्त है, देश का तू भक्त है, जागने का वक्त है, देश का तू भक्त है। ये नहीं वो नहीं कब तू कहेगा, चुपचाप सब कुछ कब तू सहेगा। सिस्टम में खराबी तो सिस्टम से जोड़ कर, वोट कर तो वोट कर, वोट कर, अपने कंट्री को सपोर्ट कर, सपोर्ट कर, वोट कर तो वोट। बलिया में एक बीजेपी नेता को डीएम और तहसीलदार से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विनोद तिवारी अपने समर्थकों के साथ डीएम आवास पर पहुंचा था, जहां उसने बदसलूकी की। विनोद तिवारी पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। डीएम के मुताबिक विनोद तिवारी ने उनके और तहसीलदार के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया, बल्कि हाथापाई करने की भी कोशिश की। डीएम के आवास पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता विनोद तिवारी को डीएम आवास पर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि बाकी बीजेपी कार्यकर्ता फरार हो गए। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के जोनिहा अमौली रोड पर रिंद नदी के पुल के पास ट्रैक्टर और लोडर की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में लोडर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश पर उपलब्ध है। हमारे जो दर्शक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है।